नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। हमारा नेशनल चैनल बंद है तो उत्कर्ष सिन्हा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हमने उनको इनवाइट किया समझने के लिए कि आखिर भारत इतना क्यों डर गया है अमेरिका के आगे कि हम अपने पुराने दोस्त ईरान का साथ छोड़ बैठे हैं। ईरान की बढ़ती हुई ताकत ने अमेरिका की कैसी कपकपी चढ़ा दी है और भारत क्यों चूक गया, क्यों आगे बढ़ के समझौते की बात नहीं कर पाया, तमाम बातें इस वीडियो में। उससे पहले खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि 4 PM पहली बार एक इवेंट कराने जा रहा है। इवेंट क्या, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम 4 अप्रैल को लखनऊ में दयाल लॉन अंसल में। स्वानंद किरकिरे जी का आपने पूरी दुनिया ने नाम सुना है। थ्री इडियट पिक्चर के गाने, बहती हवा सा था वो, परिणीता के गाने, ओरी चिरैया मोरी चिरैया, आप डालेंगे स्वानंद किरकिरे जी का, ऐसे दर्जनों गाने आएंगे आपके सामने जो आपने कहा अरे ये तो स्वानंद जी का लिखा हुआ गाया हुआ है। ऐसे महान संगीतकार गीतकार 4 अप्रैल को लखनऊ में आ रहे हैं। ये विंडो है, आप देख रहे हैं। बुक माई शो पे जाइए, स्वानंद किरकिरे का नाम लिखिए लाइव इवेंट में और जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। बाद में शायद परेशानी हो जाए तो जल्दी से सीट बुक कराइए। स्वानंद जी लखनऊ में अपने गीतों से 4 अप्रैल की शाम को 3 घंटे जबरदस्त माहौल बनाने वाले हैं। चलते हैं अब हम उत्कर्ष जी के पास। 4 PM में बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष सिन्हा जी आपका। भारत एक बड़ी चूक कर गया, मुझे लगता है कि जिस तरह 140 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, अगर हमने ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की होती। ईरान हमारा सैकड़ों साल पुराना दोस्त रहा है, वहाँ की परंपराएं हमारे साथ हमारे खून में शामिल रही हैं। लेकिन लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ बात से अमेरिका से बहुत डरती है। उसका नुकसान भी हो रहा है। भारत की जनता महंगाई के बोझ से पहले ही मरी जा रही थी। सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ने की तैयारी है। कुछ क्वालिटी का पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। आपको लगता है कि भारत ने एक बड़ा मौका गवा दिया ईरान जैसे देश को, अपना दोस्त को छोड़कर, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दों पर ईरान दुनिया की परवाह न करके हमारे साथ खड़ा रहा। और क्यों हम आखिर अमेरिका से इतना डर रहे हैं, क्या लगता है आपको? संजय जी, बहुत अच्छा विषय आपने लिया। और देखिए, ये जो पूरा माहौल है, सिर्फ ईरान नहीं, 2014 के बाद से हमने फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे इतना रेडिकल चेंज किया, उसका खामियाजा हमें भुगतना ही था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ब्रह्मा चेलानी इस देश के बहुत बड़े रक्षा विशेषज्ञ माने जाते हैं और उनको प्रो मोदी कभी कहा जाता था। हम लोगों ने शुरू में उनकी काफी आलोचना की थी, लेकिन भाई एक विश्लेषक तो विश्लेषक है। ब्रह्म चेलानी ने का ताजा बयानी भी यही बात कह रहा है कि भारत जब वॉशिंगटन के दबाव में आ गया तब से उसका नुकसान हुआ है। अब आप देखिए, ईरान आज है, हमने रशिया को छोड़ा। रशिया जिसने इंडिया को बिल्ट करने में पोस्ट इंडिपेंडेंस इतनी भूमिका निभाई थी, हमने उसको छोड़ा। क्यों? क्योंकि हम प्रो वॉशिंगटन हो रहे थे। वॉशिंगटन ने उस वॉशिंगटन के साथ हो रहे थे जिस वॉशिंगटन ने हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया। सबको मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी पलती है अमेरिका के पैसे पे। पाकिस्तान आर्मी के पास हथियार हैं अमेरिका के, फिर भी हम अमेरिका के पास गए। वजह क्या थी? बहुत साफ मैं कह रहा हूं, वजह था इजराइल। आरएसएस की सत्ता जब जब इस देश में आई है, इजराइल को उन्होंने बहुत खुले दिल से अपने भीतर घुसाया है। याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी का पहला कार्यकाल। उस वक्त मोसाद, जो दुनिया की एक बदनाम इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद को भारत सरकार ने इनवाइट किया था अपने यहां ट्रेनिंग के लिए। अब आप उस इजराइल के साथ आपने अपने राइटिस्ट माइंडसेट के वजह से रिश्ता बनाना शुरू किया। खैर, उसके बाद दौर बदला। नरेंद्र मोदी पहले, देखिए, इजराइल को मान्यता नेहरू जी ने भी दे दी थी, लेकिन यूएन के भीतर हमेशा वो फिलिस्तीन के लिए खड़े रहते थे। इंदिरा गांधी हमेशा फिलिस्तीन को लेके, क्योंकि वो भारत नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का लीडर था। वो गुट निरपेक्ष नहीं था, वो लीडर था। तीसरी दुनिया का नेता था भारत। उसकी बात सुनी जाती थी यूएन के भीतर या इंटरनेशनल फोरम में। वो डिप्लोमेट लोग थे और पॉलिटिशियंस नहीं थे। लेकिन जब
आपकी लीडरशिप ही एक हल्की राजनीतिक मिजाज वाली हो, जो वेंडेटा पॉलिटिक्स पे ज्यादा समय लगाती हो, इमेज खराब करने की पॉलिटिक्स पे लगाती हो और मोसाद के हाथों फंस गई हो। आप पेगासस याद करिए, आपने ये पूछा ना कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आप पेगासस याद कीजिए, मोसाद याद कीजिए, और मैं एक नए और नाम दे रहा हूं, ब्लू क्यूब। ब्लू क्यूब एक प्राइवेट स्पाई एजेंसी है इजराइल की, जिसकी सर्विसेज वो इसलिए बदनाम है कि उसकी सर्विसेज दुनिया के चुनावों में धांधली करने के लिए ली जाती है, राजनेताओं को फंसाने के लिए लिया जाता है, और इसके बीच में एपस्टीन। तो मोसाद, पेगासस, एपस्टीन और ब्लू क्यूब, इन चार चीजों को जब आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारत दरअसल वॉशिंगटन की तरफ नहीं झुका है, वो ब्लैकमेल हो गया है इजराइल की कॉन्स्पिरेसी से। तो ये ऐसी स्थिति, ईरान, अब देखिए वही रशिया जिससे तेल लेना आपने वॉशिंगटन के दबाव में बंद किया था, अब जब आप लेने गए तो आपको क्यू में खड़ा कर दिया है और आपको जो डिस्काउंट देता था वो भी नहीं दे रहा है। वो ईरान जिसने, जो आपको हमेशा, आप याद कीजिए नटवर सिंह जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे तो फूड फॉर ऑयल, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, डॉलर नहीं दे रहा था वो ट्रेड करने के लिए ईरान से, भारत सरकार ने फूड फॉर ऑयल किया, गेहूं भेजते थे, तेल लेते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त, अपोजिशन की बीजेपी ने आरोप लगाया फूड फॉर ऑयल स्कैम। तो ऐसे रिश्तों को आपने बिगाड़ा है। आज 2 जहाज आ गए, 22 खड़े हैं, और 22 के ऊपर अब क्यों खड़े हैं वो? क्योंकि आपने वॉशिंगटन के दबाव में 3 ईरानी जहाजों को पकड़ के रख लिया था। तो आप इतना रेडिकल शिफ्ट जो किया आपने उन लोगों के लिए जो दुनिया में कभी भरोसेमंद नहीं माने गए, तो ये तो पूरी तरीके से फेल्योर ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। आपने अभी यूएस ट्रेड डील जो सो कॉल्ड हुई, नोबडी नोज कि उसके क्लॉजेस क्या हैं, लेकिन ट्रंप ने तो डिक्लेयर कर दिया था और उसकी मिनिस्ट्री लगातार क्लास बता रही थी, भारत सरकार के पास नहीं है लेकिन मिनिस्टर्स बता रहे थे। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया, वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो 28 साल से डब्ल्यूटीओ के भीतर फंसा हुआ था और उसको नहीं भारत सरकार चाहती थी खोलना, आपने उसको भी बैकडोर से खोल दिया। सो एक कमजोर, एक आप दावा करते विश्वगुरु होने का, विश्वगुरु हम कब थे? हम थे, ऐतिहासिक काल को छोड़ दीजिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट हम बात कर रहे हैं। विश्वगुरु हम तब थे जब अरब इजराइल वॉर हुआ था 68 में, तब हमसे बात की जा रही थी। विश्वगुरु हम तब थे जब मिडिल ईस्ट में कभी भी लड़ाई हुई, आप याद कीजिए ईरान इराक की लड़ाई 10 साल चली थी, लेकिन दोनों नेताओं ने जब बात करनी शुरू की थी तो उसमें भारत की भूमिका थी दोनों देशों सीज फायर में। हम याद कीजिए जब कुवैत के जरिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अमेरिका ने शुरू किया था इराक के खिलाफ, तब भी भारत की भूमिका थी, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक लाइन का थ्योरी है, सिद्धांत है कि हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं रहते, हर मसले पर हम ये देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत, और हम सही के पक्ष में खड़े रहेंगे। आज क्या हो रहा है? आप, ये वॉर ईरान ने नहीं शुरू की, ये वॉर शुरू की अमेरिका ने, इजराइल उसके भीतर आया। ईरान अभी भी चेतावनियां देने के बाद कोई एक्ट करता है, कम से कम 8 घंटे के पहले वो एक वार्निंग जारी करता है। आप क्या करते हैं बिना वार्निंग के? कितना जेनेवा कन्वेंशन की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं संजय भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना। आपने स्कूल पे हमला किया और फिर झूठ बोला कि ये ईरानी मिसाइल से हमला हुआ। आपने यूएई के ऊपर पहला हमला ईरान ने नहीं किया था, वो बाद में साबित हुआ कि ये दरअसल ईरानी लेबल लगा के एक मिसाइल डाली गई थी।
तो माहौल को खराब करने, लाजरानी जो निगोशिएट कर रहे थे बैक एंड से पूरी दुनिया के साथ वार को खत्म करने के निगोशिएशन चल रहे थे, लाजरानी को मार दिया। जब ईरान ने ये कहा कि हमारे एनर्जी फील्ड पे अटैक नहीं होना चाहिए, तो आपने उसके एनर्जी फील्ड पे अटैक कर दिया। और ट्रंप कह रहा है कि वो इजराइल ने किया, मैंने तो मना किया था। तो कौन है वो जो युद्ध को भड़का रहा है? न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर ईरान ने अटैक बाद में किया। उसके तो 12 घंटे पहले ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक किया था इजराइल ने। तो ये सारी स्थितियां ये बता दे रही हैं कि युद्ध में सही कौन है और गलत कौन। और अच्छी बात यह है कि इस पूरे दौर में 2 मिथ टूट गए हैं। एक इजराइल के अपराजेय होने का, मोसाद के सर्वशक्तिमान होने का, और दूसरा अमेरिका की चौधराहट। ये 2 मिथ टूटना नई विश्व व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। और बहुत ताकतवर स्थिति में समझता था अमेरिका की बाकी मुल्क चींटी जैसे हैं, जब चाहोगे तब मसल दोगे। लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि हिम्मत क्या होती है और एक झटके से सारे अरमान ध्वस्त कर दिए, सब घमंड खत्म कर दिया। लेकिन भारत आखिर कौन सी चीज ऐसी है? क्या एपिस्टीन की फाइलें ही ऐसी हैं? या डर कौन सा है भारत को जो अमेरिका के हाथों बिक गया है? क्या सम्मान होता था उत्कर्ष जी? 95 के आसपास आसियान देशों में इंडिया शामिल हुआ था। मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि उस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए मैं मलेशिया गया था। आसियान देशों में जब पहली बार इंडिया शामिल था, तो उसमें कॉन्फ्रेंस में मैं था उसमें। लेकिन क्या मुल्क की हैसियत थी? क्या इंदिरा गांधी का जज्बा था कि जब पाकिस्तान के मामले में अमेरिका बोला तो उन्होंने कहा कि तुम कितने भी बेड़े भेज दो, हम झुकेंगे नहीं। और आज की तारीख में भारत इतना डरा हुआ था, एक संदेश आ रहा है कि वजह क्या होगी? हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, बड़ा सीना है 56 इंच का, वो डर क्यों रहे हैं? कारण क्या है इसका? संजय भाई, आपने आसियान की बात की, मैं बस 1-2 रेफरेंसेस और देके और फिर आपके सवाल का जवाब। अभी 2-3 साल पहले G20 समिट हुई थी। पूरे देश में क्या समारोह हुए थे। G20 के अध्यक्ष बन गए। ब्रिक्स में आप हैं, आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्या हुआ कि 2 साल के भीतर पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयर कर रहा है, एंटी टेररिज्म चेयर कर रहा है, आप नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फेल्योर तो आपका है। आप ब्रिक्स को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। भाई, प्रेशर ग्रुप्स, वार टाइम में प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं ना। ब्रिक्स कहां है? G20 कहां है? अब आप G7 में भी चले जाएंगे तो आप क्या हैं? यूरोप खड़ा है, यूरोप का हर देश खड़ा है। स्पेन ने अपने आप से शुरुआत की और आज जॉर्जिया मेलोनी जैसी राइट विंगर बोल रही है अमेरिका से कि अपना हथियार भी ले जाओ और मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट भी ले जाओ। तो लेकिन आप नहीं बोल रहे। ईरान के राष्ट्रपति के हत्या के बाद 6 दिन लग गए जब एक आपका अधिकारी जाके कंडोलेंस साइन करके आया, जबकि पूरी दुनिया ने शोक तो जताया। आप निंदा करिए, समर्थन कीजिए, मैं बात उसकी भी छोड़ दीजिए। शोक तो जताता है ना आदमी किसी राष्ट्राध्यक्ष की युद्ध में मौत पे, या असामयिक मौत पे, या स्वाभाविक मौत पर। आपने वो भी नहीं किया। और अभी भी भारत भयंकर दबाव में है, वॉशिंगटन के भयंकर दबाव में है, इंडिपेंडेंट लाइन नहीं ले पा रहा है। और वजह मैंने आपसे कहा, एपस्टीन फाइल तो एक बहुत बड़ी वजह है ही। और अभी एपस्टीन का ही नहीं सवाल है। हमारी सरकार, दुर्भाग्य से, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बात के खतरे अंदेशे मुझे हमेशा रहते हैं सिचुएशंस को देखने के बाद कि वो कॉम्प्रोमाइज चीन से भी है। आप जयशंकर का वो बयान याद कीजिए, आप वो लद्दाख का वो दौर याद कीजिए जब चाइनीज आर्मी घुसी थी और हम कह रहे थे कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा। और जब जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चीन की ताकत बहुत है, अपने से ताकतवर आदमी से लड़ना समझदारी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? नेशनल इंटरेस्ट आपका कहां है? आज आप मान रहे हैं ना कि विड्रॉल टॉक्स चल रही हैं, तो विड्रॉल क्यों हुआ? अगर कोई आया नहीं था तो विड्रॉल टॉक्स क्यों है?
तो भारत की ये सरकार दुर्भाग्य से सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग, कुछ बिजनेसमैन के इंटरेस्ट में ही काम करने को अपनी डिप्लोमेसी मानने लगी थी। और वो कौन लोग थे जिनमें आप देखिए, भारत, यूरोप में कितने इस्तीफे हो गए एपस्टीन के आने के बाद। ब्रिटेन का क्राउन प्रिंस अरेस्ट हुआ 8 घंटे के लिए। हमारे आगे मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा हुआ है, उसका नाम हजारों बार आया, उसकी बेटी को पैसा मिला हुआ है, वो बिंदास बैठा हुआ है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है, और कोई फर्क नहीं, वो मानहानि का दावा करने में लगी हुई। अमेरिका के सारे जर्नलिस्ट और सिनेमा आर्टिस्ट, ऑस्कर का अभी कुछ दिन पहले ऑस्कर अवार्ड हुआ था, ऑस्कर विनर एक्टर ने पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन का नारा लगाया। जॉर्ज क्लूनी सुपरस्टार, उसने आज डोनाल्ड ट्रंप को क्या क्या कहा है। वहां के जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वहां के सीनेटर्स कह रहे हैं। हमारे यहाँ कौन कह रहा है? आप हमारे जैसे 2-4 पत्रकारों को छोड़ दीजिए, तो हमारे यहाँ तो इसके ऊपर, अच्छा आप भी राष्ट्रद्रोही घोषित हो ही चुके हैं, मैं भी हो ही चुका हूं, तो हम लोग तो इन्हीं बातों पे ना, हम व्यक्तिगत आलोचना तो करते नहीं है, हम तो नीतियों के ऊपर बात करते हैं हमेशा। अगर नीति सही है तो सही है, गलत है गलत। दुर्भाग्य से पिछले 11-12 सालों में सिर्फ गलत ही नीतियां आ रही हैं, तो हम उसकी आलोचना क्यों नहीं करेंगे। तो भारत के विश्व गुरु बनने की, ना बन पाने की वजह, पहली बात कि इस देश के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, विशेषज्ञों को देशद्रोही घोषित करना, और कॉरपोरेट के सपोर्ट के लिए जाके और कॉम्प्रोमाइज करना। बाकी आपके शौक जो भी हो, वो तो किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी है। वो कहते हैं ना कि दुष्यंत कुमार ने एक शेर कहा है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये स्थिति जब है, तो आप कैसे ये उम्मीद हम कर लें कि हमारा देश हमें शर्मिंदगी हो रही है। हम उस देश में 57 साल की उम्र में मैं ये कह सकता हूं कि मैंने वो दौर देखा है जब भारत वास्तव में विश्व गुरु था, तीसरी दुनिया की एक आवाज था, जो 2 महाशक्तियों के शीत युद्ध के दौरान बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए एक्ट करता था। लेकिन आज हम कहाँ हैं? अब तो वो जो है भजन मंडली भजन करेगी, वो करेगी। हम लोग का नेशनल चैनल बंद किया गया, तो हमारे अधिवक्ता हैं हैदर भाई तला साहब, इन्होंने नोटिस दिया भारत सरकार को। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए उनके जॉइंट सेक्रेटरी या बाकी जो भी अफसर थे वो आके बैठे, तो मुझसे सवाल क्या कर रहे हैं कि मैंने, कह रहे हैं आपने पत्रकारिता के नियमों का उल्लंघन किया है। मैं कहा वो वीडियो बताइए ना जिसमें उल्लंघन हो। कह रहे हैं आप ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका में इतना नुकसान हो गया, अमेरिका के इतने नुकसान हो गए, आप ये क्यों कह रहे हैं ईरान से भारत के संबंध होने चाहिए। मैंने कहा मैं आपकी बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वायरल करूंगा। आप हमें गोदी मीडिया समझ रहे हैं, आप हमें बताएंगे कि हमें अमेरिका के लिए क्या बातें करनी है और ईरान की बातें करनी है। आप एक नहीं 100 चैनल बंद करा दिए, तब भी हम कहेंगे कि अमेरिका के आगे झुक रहे हैं हम और गलत कर रहे हैं, हम ईरान का साथ ना देंगे। तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कह रहे गलत है, ये आप कर नहीं सकते, कॉन्फिडेंशियल है। मैं कहा आप FIR करा दिए, मैं कर रहा हूँ, वायरल करूंगा। मीटिंग छोड़ के भाग गए हो। तो वो जो है ये उनका मुद्दा बंद ही आप संजय शर्मा को आप थ्रेटन करने की कोशिश कर सकते हैं। आप ब्रह्मचलानी को अरेस्ट कर लीजिए ना, आज तो उन्होंने कह दिया। कर लीजिए आप। आपके पास सही करने की कोई चीज नहीं है, लेकिन आपके पास गलत करने के, दबाव बनाने के 50 रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्कर्ष एक आखिरी सवाल, इस युद्ध में अब आपको क्या नजर आ रहा है? ईरान क्या करने जा रहा है, अमेरिका क्या करने जा रहा है, और जीत किसकी होगी? देखिए, चीन खुले तौर पर ईरान के साथ है, और ये इससे भी साबित हो गया। एक तो चाइना ने वहां सपोर्ट एमुनेशन भेजे हैं, ड्रोन्स, 1000 ड्रोन्स भेजने की खबर है। दूसरी बात, युआन में आज ईरान का एक स्टेटमेंट आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम उन देशों के लिए खोल देंगे जो युआन में डील करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। यानी कि डॉलर को रिप्लेस किया युआन से, यानी चीन मजबूत हो रहा है, क्योंकि युआन तो उसी की करेंसी है। तो जाहिर सी बात है कि डॉलर परचेज करने में किसी भी कंट्री को जितना पैसा लग रहा था, अब वो युआन करने में लगेगा। तो जो डॉलर से इकॉनमी चल रही थी अमेरिका की, वो हिट हो रही है। और ये कब कहा है? ये तब कहा है जब
ट्रंप ने 48 घंटे की धमकी दी और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर आप नहीं खोलोगे तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो उसने कहा कि हम तो खोल रहे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का भी प्रेशर है इसमें, ऐसा नहीं है, उनके एनर्जी पे प्रॉब्लम है। तो वो निगोशिएट जो हुआ उसमें चाइना बेनिफिशियरी। तो एक तो ये बात है, और दूसरा ये कि ये युद्ध खींचेगा। ये युद्ध इसलिए खींचेगा कि इसको खींचना अब आर्म लॉबी के लिए जरूरी है, हथियार फेंकेंगे, हथियार बेचने के लिए, क्योंकि हथियारों की बंडी नए सिरे से सज चुकी है। सबके हथियार एक्सपोज हो चुके हैं, सबके हथियार खत्म हो रहे हैं। आप देखिए ना, इंटरेस्टिंग बात संजय भाई, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पूरी दुनिया का शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है। इंडिया में 60 अरब रुपए जो है डूब गए निवेशकों के। सिर्फ एक इंडस्ट्री है जिसके शेयर्स ऊपर भागे हुए हैं, वो है आर्म इंडस्ट्री। तो अब उसकी जो तमाम युद्धपोत बर्बाद हुए हैं, तमाम हवाई जहाज गिरे हैं, तो अब नए सिरे से वो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हुआ है। तो अब आर्म लॉबी ये जरूर पुश कर रही है। और आर्म लॉबी आज तक अगर देखें तो दुनिया में सबसे बड़ी आर्म लॉबी कौन है? यूएस और इजराइल, उनकी इकोनॉमी है। और सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन है? हमारा देश भारत। सबसे ज्यादा हथियार हम खरीद रहे हैं इस वक्त दुनिया से। तो आर्म लॉबी का इंटरेस्ट, डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का इंटरेस्ट इस युद्ध में बहुत गहरा है। ट्रंप की सनक एक दूसरा फैक्टर है और इजराइल की कॉन्स्पिरेसी तीसरा फैक्टर है। इसलिए ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, ये माइंड में कब कर लेना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हालात भी ऐसे ही बन रहे हैं कि ये युद्ध लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे उत्कर्ष सिन्हा जी। मैं फिर आपको याद दिला दूं, 4 अप्रैल की शाम लखनऊ वालों के लिए बहुत खास होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय गीतकार स्वानंद किरकिरे जी, फिर याद दिला दूं उनके गाने बहती हवा सा था वो, 3 इडियट के सब गाने, मुन्ना भाई एमबीबीएस के गाने, बंदे में था दम, वंदे मातरम, परिणीता के सारे गाने, ओरी चिरैया, नन्ही चिरैया, मेरी जान, कितने शानदार गाने। एक लंबी सिलसिला है। 4 अप्रैल को आपसे मिलेंगे। बुक माई शो ये आप बराबर में देख रहे हैं, आप बुक माई शो में जाइए, लाइव इवेंट में जाइए, स्वानंद किरकिरे शो रखिए और जल्दी से अपना टिकट बुक करा लीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम बार बार लखनऊ में नहीं होगा। पहली बार लखनऊ में ये प्रोग्राम स्वानंद जी का होने जा रहा है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।